राज्यपाल रमेन डेका ने ग्राम सोनपुरी का किया भ्रमण। जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल रमेन डेका ने ग्रामीणों से किया संवाद। रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल रमेन डेका ने कार्यक्रम को किया संबोधित। राज्यपाल ने की भगवान गणपति की पूजा अर्चना। सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने निवेश की संभावनाओं की दी जानकारी। भारत के राजदूत अमित कुमार से की मुलाकात। जगदलपुर में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। वन मंत्री कश्यप आत्मानंद ने किया संबोधित। स्कूल में एक पेड़ मां के नाम किया वृक्षारोपण। और नारायणपुर के गांव में विकास कार्यों की तेज हुई रफ्तार। मंत्री केदार कश्यप ने विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल रमेन डेका ने अपने खैरागढ़ प्रवास के दौरान अपने गोद लिए हुए ग्राम सोनपुरी का भ्रमण किया और जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इनका लाभ अंतिम पंक्ति के हितग्राही तक पहुंचे। तो ग्राम सोनपुरी को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। और वहीं राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इन समूहों ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयासी भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल की उप सचिव निधि साहू, ग्राम सोनपुरी सरपंच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेन डेका ने रायगढ़ जिले में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह का पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया। वहीं राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं और इस दौरान छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध बनाने में चक्रधर समारोह का योगदान अग्रणी है। राज्यपाल डेका ने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ में बहुत गहरा संबंध है और ब्रिटिश काल में इस प्रदेश से लोग असम गए थे। बता दें कि चक्रधर समारोह के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तोखन साहू, कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा की सांसद कमलेश जागड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन और निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्रोएक्टिव और विकासोन्मुख औद्योगिक नीति 2024 से 30 प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति के बल पर वैश्विक निवेश और औद्योगिक सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम ने कहा कि कोरियाई ब्रांड हर भारतीय घर का हिस्सा है। एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसी कंपनियां गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में जल, ऊर्जा, लौह अयस्क और स्टील और बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। ये संसाधन दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं। इस अवसर पर सीएम ने भारत के राजदूत अमित कुमार से भारतीय दूतावास सियोल में मुलाकात की और प्रदेश में निवेश संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने कहा कि हमने स्टील और खनिज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग तक मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ली जे जिंग एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एटीसीए एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने एटीसीए
प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ली जे जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया कि वो अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ अवश्य आएं और राज्य में उपलब्ध निवेश और सहयोग की संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करें। आपको बता दें कि एटीसीए ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ B2B साझेदारी में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, NIT और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं जो विश्व स्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराते हैं। राज्य का प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क छत्तीसगढ़ को एटीसीए के अनुसंधान और विकास केंद्रों और भारत में उनके विस्तार का स्वाभाविक हब बनाता है। वन मंत्री कश्यप आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जमावड़ा में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया गया, जहां वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का ऑक्सीजोन के रूप में जाना जाता है। यहां प्रकृति ने बहुत ही अधिक वनों की मात्रा का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि वनों से आच्छादित इस बस्तर क्षेत्र में जन्म लेने का अवसर मिला। क्षेत्र के वनों को हमारे पूर्वजों ने सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया है। इसके साथ ही कहा कि इस वनों से वनोपज, वनों के खाने योग्य फल का लाभ इन क्षेत्र में निवास करने वाले लोग ही अनुभव करते हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही आगामी पीढ़ी को भी इसके संबंध में जानकारी दी जानी है। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि वन मंत्री कश्यप और विधायक देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, वेब्रिज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, नगर निगम सभापति खेम सिंह दिवांगन सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि ने स्कूल परिसर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया। सुशासन की सरकार में नारायणपुर विधानसभा के गांव में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। इसी क्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने आज करोड़ों की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत पाथरी से सुधापाल मार्ग पर पुल पुलिया सहित 2.55 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए, सुधापाल में 1.5 मीटर पुलिया निर्माण के लिए 3.30 लाख रुपए, नारायणपाल और गूनपुर में प्राथमिक शाला के नवीन भवन के लिए लाखों रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं मंत्री कश्यप ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं समय पर पहुंचे। सड़क, पुलिया, शेड, हाई मास्ट लाइट और डिजिटल केंद्र जैसी योजनाएं ग्रामीण जीवन को सरल और सुरक्षित बनाएगी। जनता की सुविधा ही हमारी प्राथमिकता है और विकास की गति को और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री कश्यप ने सभी को आश्वस्त किया कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा और बस्तर क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी जाएगी। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। तो आपको बता दें, सुशासन की सरकार में नारायणपुर विधानसभा के गांव में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। तो मंत्री ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपए देने की स्वीकृति हुई है। तो गांव में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई। नारायणपुर की हम बात कर रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ में सर्व मसीही समाज ने तहसील कार्यालय तक न्याय यात्रा निकाली। इस रैली में धार्मिक भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ नारे लगाते हुए भारतीय संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया। मसीही समाज ने ज्ञापन में बताया कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ईसाई समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ संगठित हिंसा हो रही है, जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। जिला अध्यक्ष संजीवन लाल ने कहा कि सभी धर्मों को समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। महिला विंग के अध्यक्ष कुसुम
ने झूठे आरोपों और गलत धार्मिक प्रतिबंधों की निंदा की। उन्होंने प्रशासन से उचित सुरक्षा की मांग की। अपर कलेक्टर अनिल सिदार ने कहा कि ये रैली धर्मनिरपेक्षता और समानता के अधिकार की आवाज है। ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की अपील की गई है। चल में ये संदेश हम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश में भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर भारत के संविधान की बात है और जो भारत, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कौमी एकता के बल पे और जो मजबूत है और बहुत सुंदर है, उसको कमजोर करने का जो अभी वर्तमान में साजिश चल रहा है, हमारे धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाया जा रहा है, हमारे चर्च को तोड़ा जा रहा है, हमारे मसीहों को झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाकर उनको जेल में भेजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जहां पे भारत का संविधान सबको बराबर और समता का अधिकार दिया है, सबको न्याय मिले और सबके साथ न्याय हो। अगर हमारा कहना है कि कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। आप किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां जाकर तोड़फोड़ या किसी को अभद्र व्यवहार करना, अश्लील बातें करने, ये गैर कानूनी है, ये गलत है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसी माध्यम से हम लोग ये हमारा जो न्याय यात्रा है, ये हमारा सर्व मसीही समाज जो पूरा अपना जिला एमसीबी है उसके अंतर्गत जितने भी मसीही समाज के लोग हैं वो सब एकत्रित होकर आज ये संदेश हम लोग देने आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति को ये हमने ज्ञापन सौंपा हुआ है। बिलासपुर मस्तूरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत ओखर स्थित वासुदेवा गौशाला में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार हाल ही में 30 गायों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में 10 गायें भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ चुकी हैं। इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने आपात बैठक कर गौशाला को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय के समक्ष जन आंदोलन करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी प्रसाद यादव ने बताया कि वासुदेवा गौशाला सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने निरीक्षण किया, जिसमें गायों की बदहाली उजागर हुई। गायों को ना चारा मिल रहा है, ना पानी। अब सवाल ये है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और गौवंश की रक्षा सुनिश्चित की जाए। श्री वासुदेव गौशाला समिति ग्राम ओखर में इनके संचालन में कई त्रुटियां पाई गई हैं। ये जितने भी गौ माताएं हैं उनकी खान पान की व्यवस्था एक भी नहीं है, जिसके तहत डेली 8 से 10 गौ माताएं रोज की मृत्यु हो जा रही है और खाने की व्यवस्था एक भी नहीं है। और 24 तारीख को 31 गौ माताएं की मृत्यु हो गई, जिसे एक स्थान पर जाकर जेसीबी द्वारा पाटा गया। फिर से पुनः गांव द्वारा निरीक्षण किए जाकर के मौके पर तो 7 गायें हमें मिला, जिसका वीडियो साक्षात्कार हमारे पास उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्हें हाल ही में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास का अतिरिक्त प्रभार मिला है, अपने मनेन्द्रगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान प्रदेश भर में 25 से 28 अगस्त तक चल रही मितानिनों की हड़ताल को लेकर मनेन्द्रगढ़ मितानिन संघ ने उन्हें 3 प्रमुख मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मितानिनों की प्रमुख मांगों में मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण और सेवा शर्तों में सुधार शामिल है। तो संघ ने मंत्री से जल्द सकारात्मक निर्णय की अपील की है। मंत्री ने ज्ञापन को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, मितानिनों का 3 मांगों को लेकर हड़ताल है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं और लोकतंत्र में ये अधिकार हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। तो निश्चित रूप से अभी अपने मांगों को 3 सूत्री मांगों को लेकर मितानिन बहनें हड़ताल कर रही हैं, जिनमें 3 में से 3 अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो 50% का उनका मानदेय वृद्धि का है, जिसको हमारे घोषणा पत्र में भी हम पूरा करेंगे, उसको लेकर हम प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है संविलियन को लेकर, घोषणा पत्र में भी है कि हम संविलियन के लिए प्रयास करेंगे और भारत सरकार को हम इसके लिए प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। तीसरा एक मांग है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो तीसरा मांग है SHRC कर्मचारियों का ठेका प्रथा को लेकर है। तो चूंकि ठेका में हम कोई काम तो दे नहीं रहे, एक NGO के माध्यम से संचालित 20 सालों से हो रहा है, यदि उसको हम निकाल देते हैं तो उसमें हजारों ऐसे कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं
वो बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब कलेक्टर भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले करवरदा के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। तो पत्र में कलेक्टर ने अपने निवास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और देर रात शहर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने की अपील की है। दीपक बैज ने कहा कि ये स्थिति बेहद गंभीर है और ये पत्र राज्य की कानून व्यवस्था का आईना बन चुका है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि जब कलेक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के खुद के जिले खून से पत्र लिखना पड़ रहा है, तब भी गृह मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। आखिर एनएचएम कर्मचारी क्या सरकार के दुश्मन है? ये आपके झूठे वादे के शिकार हुए हैं। वो मोदी गारंटी के नाम से बड़े बड़े वादा करके आए और सरकार 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तब से पूरे विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है, सड़क पर है। सरकार आसमान पर और प्रदेश के कर्मचारी सड़क पर। क्या यही विष्णु का सुशासन है? शर्म आना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। अगर थोड़े बहुत भी शर्म नाम की चीज है तो संवाद करें उन कर्मचारियों से, या फिर नहीं संभल पाता है तो इस्तीफा दे दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सलवा जुडूम मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब 1.5 दशक पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है और जस्टिस रेड्डी का बहाना बना रही है, जबकि ये फैसला न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की संयुक्त पीठ द्वारा उठाया गया था। दीपक बैज ने कहा कि रमन सिंह की सरकार ने बस्तर में बिना प्रशिक्षण के ग्रामीणों को बंदूकें और मशीन गन जैसे घातक हथियार थमा दिए थे, जिससे अराजकता फैली। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य ये जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंप सकता। कोर्ट ने कहा था कि सलवा जुडूम का गठन राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने जैसा था। दीपक बैज ने कहा था कि बीजेपी अब मुद्दों से भटकाने के लिए फैसले पर संदेह खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शायद अभी भी स्पष्ट पता नहीं है, उन्हें पता करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूं, सलवा जुडूम नक्सलवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना प्रशिक्षण, बिना अथॉरिटी के ग्रामीणों को हथियार थमा दिए थे। वो हथियार AK-47, मशीन गन और इंसास जैसे घातक हथियार। इस कोई बड़ा या गलत तरह का आंदोलन न जाए, इसको लेकर सिर्फ उन हथियार उठाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया कि शायद आपको पता होना चाहिए कि उनका निर्णय का कंटेंट है हमारे पास कि सरकार को परिस्थितिवश हिंसा का प्रयोग करने का विशेष अधिकार है, लेकिन राज्य अपनी इस शक्ति को किसी और को नहीं सौंप सकती। इसका मतलब क्या राज्य सरकार सहमत है? क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि किस ग्रामीणों को हथियार बिना प्रशिक्षण के दे दिया जाए, बिना लाइसेंस के दे दिया जाए, बिना अथॉरिटी के दे दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें सहमत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संबंध में फैसला दिया था, ग्रामीणों को हथियार नहीं देना चाहिए।
ना कि सलवा जुडुम बंद करना चाहिए। ये पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट होना चाहिए। और सलवा जुडुम एक स्वपुर्त आंदोलन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ग्रामीणों को सिर्फ एक हथियार बनाकर हथियार सौंपना उनके खिलाफ निर्णय था, ना कि सलवा जुडुम के खिलाफ निर्णय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पी सुदर्शन रेड्डी के मजबूत उम्मीदवारी को देखते हुए बैकफुट पर है। अपनी हार की बौखलाहट की वजह से जो दशकों पुराने जजमेंट को भी इस तरह की राजनीतिक हथियार बनाना, क्या यह सही है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देना, राजनीतिक हथियार बनाना, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या इसको सही मानती है? कौन सी परंपरा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी? केंद्र में बहुमत में है, बहुमत में है तो चुनाव बहुमत के आधार पर फैसला होगा। फिर इस तरह की जजमेंट को सहारा लेकर चुनाव में जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी की बुजदिली नहीं है क्या ये? बस्तर जिले में झमाझम बारिश के बीच महिलाओं में जबरदस्त आस्था तीज व्रत देखने को मिला, जहां भारी बरसात में भीगते हुए पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए नदी तालाब से मिट्टी लेकर आई और पूजा पाठ की। तो महिलाओं ने तीज व्रत की मान्यता के बारे में बताया कि भगवान शिव से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, इसलिए तीज व्रत की मान्यता बहुत मानी गई है। फिलहाल भारी बरसात में भीगते हुए महिलाओं ने पति के प्रति आस्था का परिचय दिया। मनेन्द्रगढ़ जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 10 दिन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन स्थल से लेकर भगत सिंह चौक तक रैली निकालते हुए पीपी किट पहनकर हाथों में कटोरा लेकर दुकानों और खेलों में लोगों से भीख मांगते हुए अजीबोगरीब प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 10 मांगे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: सिविलियन एवं स्थानीयकरण, पब्लिक हेल्थ केयर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कर मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख कैशबैक चिकित्सा बीमा को लेकर कभी रक्त से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। तो आपको बता दें कि इस तरह से ये प्रदर्शन किया गया। तो प्रदर्शन के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया तक एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात नहीं पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने कुल 81 लाख रुपए के इनाम के साथ आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी संगठन के विभिन्न पदों पर सक्रिय थे। उत्तर बस्तर डिवीजन के तहत आत्मसमर्पण में शामिल माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी गई। आत्मसमर्पण के पीछे संगठन से मोहभंग, विकास कार्यों की तेजी, सुरक्षा बलों की सक्रियता और बेहतर भविष्य की चाह मुख्य कारण है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति और नियत नीलानार योजना के तहत माओवादी पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक समेकन की सुविधा मिल रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से अपील की है कि वो शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाएं और समाज की मुख्यधारा में लौटें। आत्मसमर्पण से क्षेत्र में शांति और विकास को बल मिलेगा। कोंडागांव विधायक और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने संबलपुर और बड़े बेदरी गांव में कुल 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतिष्ठित कार्य के रूप में बड़े बेदरी से शंकर नगर तक 3.65 किलोमीटर लंबाई की डामरीकरण सड़क और पुलिया निर्माण का भूमि पूजन किया गया। तो आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने इस ऐतिहासिक मांग को लेकर खुशी जाहिर की और
विधायक का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ विधायक निधि और अन्य योजनाओं से भी कई कार्यों का शीर्ष अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने विधायक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से न केवल ग्रामीण अंचल का विकास होगा बल्कि संबलपुर और बड़े बेदरी के लोगों को आवागमन, सांस्कृतिक गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।